हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा। सो हम लोग इलेक्ट्रोफोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में समझा था कि इलेक्ट्रोफोर्सेस होता क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। और हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोफोर्सेस होती है। तो आज के लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस यहाँ पर होगा वो हम डिस्कस करेंगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में करेंगे। तो देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोर्सेस, फैक्टर्स यहाँ पे कौन कौन सा जो अफेक्ट करते हैं, ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसीजर, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एज, ठीक है। एज यहाँ पर क्या है, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोर्सेस को ही शॉर्ट में यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, एज यहाँ पर हम बोलते हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारा मेन होगा वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोर्सेस, ठीक है। अब ये जो लेक्चर होगा ये रेफरेंस है विल्सन एंड वोकर। मैंने पहले भी लेक्चर्स में मेंशन किया है, विल्सन एंड वोकर एक अच्छी बुक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफोर्सेस का अलग से चैप्टर है, तो आप डिटेल में यहाँ से मतलब पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस, है ना, हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस डिस्कस कर रहे थे। अभी जो जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस होता है हम इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस जो है इट इन्वॉल्व्स द, ठीक है, जो जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस होगा इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस जो है इट इन्वॉल्व्स द जेल, ये जेल को यूज करता है, जेल एज सपोर्टिंग मीडियम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस को देखते हैं तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द जेल एज अ सपोर्टिंग मीडियम फॉर द सेपरेशन ऑफ, किसके सेपरेशन के लिए यहाँ पर क्या है, जेल को यूज करता है फॉर द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स जैसे यहाँ पर क्या है ये आ जाते हैं लाइक डीएनए, आरएनए एंड न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर होंगे लाइक डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। और किसके लिए यहाँ पर ये यूज किया जाता है, और प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए क्या है, सपोर्टिंग मीडिया जो यहाँ पर होता है, जेल यहाँ पर यूज होता है, तो इसे यहाँ पर क्या बोला जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में सपोर्टिंग मीडियम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, जेल यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस है ये क्या है, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, ठीक है। ये जो मेथड है इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, electrophoresis most widely used electrophoresis in the biotechnology labs। तो जो लैब होती है, बायोटेक लैब्स होती हैं, तो उनमें क्या है, ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है जो यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट एवरी एक्सपेरिमेंट्स में ही जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस आता है। अब जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द प्रिंसिपल, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सेस, तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, फोर्स जनरेटेड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड होती है अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर क्या है, ये जनरेट होगी अक्रॉस इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में यहाँ पर क्या है, सेपरेशन होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर जेल एज अ सपोर्टिंग मीडियम यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जैसे यहाँ पर डीएनए, आरएनए, और क्या आता है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा वो क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन होती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यहाँ पे जनरेशन होगी अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, जो यहाँ पर क्या करता है, पुल्स और पुशेस द मॉलिक्यूल, ठीक है, जो क्या करेगा, मॉलिक्यूल को या तो पुल करेगा या फिर क्या करेगा, पुश करेगा थ्रू दी जेल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जेल मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर है, मतलब ये क्या करती है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे मॉलिक्यूल्स को पुल और पुश करती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ये तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल विल मूव टुवर्ड्स, ये कहां पर जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल
विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ जाएंगे, और ऐसे जो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स विल मूव टुवर्ड्स, ये मूव करते हैं मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल यहाँ पर हो जाएगा। और हमने ऐसा ही कुछ प्रिंसिपल जब इलेक्ट्रोफोर्सेस किया था, तो इलेक्ट्रोफोर्सेस का भी हमने यही प्रिंसिपल देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा, वो क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होता है अपने नेट चार्ज के बेसिस पर वो मूव करता है टुवर्ड्स एनोड और कैथोड, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर यही है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस होगा, इसमें यहाँ पर बस जेल एज अ मीडियम यूज करते हैं, जिसमें से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और वो अपने नेट चार्ज के बेसिस पर मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड और एनोड, ठीक है। अब ऐसे जो टाइप यहाँ पर होते हैं, अगर हम देखें कि जो जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस जो यहाँ पर होगा, इसके जब हम यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं, तो दो टाइप के यहाँ पर ये होगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफोर्सेस है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस, ये कैसे यहाँ पर होगी, ये यहाँ पर आ जाएगा, इट इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। ये कैसे यहाँ पर होगी, टू टाइप की यहाँ पर होगी, जिसमें हमारा यहाँ पर क्या होता है, एक तो यहाँ पर आता है एज और एक यहाँ पर होगा पेज। तो कौन सा टाइप का यहाँ पे जेल यूज होता है, उसके बेसिस पे दो टाइप की यहाँ पर बनती है। तो एज यहाँ पर क्या है, एज होगा एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो एज क्या है, एज इज एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और पेज क्या है, पेज होगा पॉलीएक्रिलामाइड, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये यहां पर होगा पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो दो टाइप का ये होगा, ठीक है। अब जैसे एज है, तो एज में जो जेल यहां पर यूज होगा, इट विल बी एग्रोस जेल। तो यहां पर क्या आएगा, यहाँ पर एग्रोस जेल यूज होगा। और ऐसे जब हम पेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो जेल होगा, इट विल बी पॉलीएक्रिलामाइड। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस होता है, इट इज ऑफ टू टाइप, जिसमें यहाँ पर एज और पेज आता है कि यहाँ पर एग्रोस जेल यूज होगा या पॉलीएक्रिलामाइड। एग्रोस जेल की भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था, पॉलीएक्रिलामाइड जेल की भी हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, सबको याद है। एग्रोस में बताया था ना कि एग्रोस यहाँ पर क्या होता है, एग्रोबायोस की यूनिट होती है, एग्रोबायोस की रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट होती है, इसका पॉलीमर आता है। पॉलीएक्रिलामाइड में जो मोनोमरिक यूनिट होती है, वो क्या होती है यहाँ पर, एक्रिलामाइड, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट क्या किया है, जो हम लास्ट क्लास में जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस को डिस्कस कर रहे थे, अब उसी का बस हमने यहाँ पर क्या देखा है कि जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस होती क्या है, फिर जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस का प्रिंसिपल यहाँ पर क्या होता है, और नेक्स्ट फिर यहाँ पर आता है टाइप, ठीक है। अब इस टाइप में अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबको क्लियर। तो हमने पहले इलेक्ट्रोफोर्सेस को समझा था, इलेक्ट्रोफोर्सेस का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम डिटेल में स्टार्ट कर रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में। तो अभी हमने जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस होता क्या है, उसका प्रिंसिपल दो टाइप की यहाँ पर होगी, एज और पेज, वो देखा है, जिसमें एग्रोस और पॉलीएक्रिलामाइड के बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो अब हम एज को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास ये आता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो, जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, इसमें यहाँ पर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स, अगर हम देखें तो जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इट इन्वॉल्व्स एग्रोस। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एग्रोस जेल यहां पर यूज होगा एज सपोर्टिंग मीडिया, ठीक है। ये होगा सपोर्टिंग मीडिया, यहां पर क्या यूज करते हैं, एग्रोस जेल यहां पर यूज करते हैं। तो यही यहां पर क्या बनती है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये आता है एज, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको कॉमनली यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है, ठीक है, दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी,
इसको यूज किया जाता है, दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ, ठीक है, इसे यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, लाइक यहाँ पर क्या है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए आरएनए के सेपरेशन के लिए यहाँ पर क्या है, इस टेक्निक को यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो एग्रोजर इलेक्ट्रोफोर्सेस होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि कैसे यहाँ पे सेपरेशन यहाँ पर होगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझना, हम जो यहाँ पे एक्चुअल में अब हम कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ, हम देख रहे हैं यहाँ पर अब इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में भी जो हम मेनली यहाँ पर कर रहे हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर कैसे डीएनए की सेपरेशन यहाँ पर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर आता है, ये हम देख रहे हैं एग्रोजर इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब हमारा यहाँ पर आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पर एज का, ठीक है। मैंने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, आपको पहले भी बताया है कि जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, हर एक टेक्निक का हमें यहाँ पर क्या समझना होता है, प्रिंसिपल समझना होता है। तभी हमने जब पहले यहाँ पर क्या किया था, इलेक्ट्रोफोर्सेस किया था, इलेक्ट्रोफोर्सेस का भी प्रिंसिपल हमने देखा था। फिर इसके बाद एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस का भी हमने प्रिंसिपल देखा है। अब ऐसे अब हम जेल में भी फर्दर टाइप कर रहे हैं ना, टाइप कौन सी है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एज यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका भी अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, प्रिंसिपल, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको। तो यहाँ पर एज स्टार्ट किया है कि जिसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एग्रोस एज अ इलेक्ट्रोफोरेटिक एज अ सपोर्टिंग मीडियम यूज किया जाता है, जिसमें डीएनए आरएनए की सेपरेशन यहाँ पर होती है, ठीक है। अब जब हम प्रिंसिपल के यहाँ पे बात करते हैं, इसमें एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो यहाँ पर होता क्या है, प्रिंसिपल में यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, when potential difference is applied, ठीक है। जब यहाँ पर क्या किया जाता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया जाता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है, when potential difference is applied, then the molecules माइग्रेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स की माइग्रेशन यहाँ पर होगी। मॉलिक्यूल से मतलब हमारा यहाँ पर क्या है, डीएनए आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स माइग्रेट टुवर्ड्स, अब देखो जो डीएनए है, डीएनए या फिर जो आरएनए होता है, इन पर होता है नेगेटिव चार्ज। डीएनए आरएनए पर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है जो डीएनए को क्या देता है, नेगेटिव चार्ज देता है। तो डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होगा और डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब यहाँ पर डीएनए पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, तो अब जो डीएनए है ये मूव करेगा, नेगेटिव है तो ये कहां पर जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। डीएनए अनायन है तो ये कैसे जाएगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं ये माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स एनोड, एनोड पर माइग्रेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। इनकी माइग्रेशन यहां पर होगी, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, शेप और टोपोलॉजी, ठीक है। तो अब जो डीएनए की माइग्रेशन होती है, डीएनए की माइग्रेशन डिपेंड करती है साइज पर, शेप पर और टोपोलॉजी पर। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोफोर्सेस है, इलेक्ट्रोफोर्सेस में जो यहाँ पर सेपरेशन होता है वो साइज के बेसिस पर सेपरेशन होता है। डीएनए का जो सेपरेशन है साइज के बेसिस पर होगा, और या फिर शेप के बेसिस पर होता है, या फिर कैसे टोपोलॉजी के बेसिस पर सेपरेशन होता है। चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जनरली एक कंफ्यूजन आता है कि इलेक्ट्रोफोर्सेस ऑफ डीएनए का मतलब क्या है, कि यहाँ पर डीएनए की जो सेपरेशन है वो चार्ज के बेसिस पर होगा। चार्ज के बेसिस पर सेपरेशन नहीं होती है, जो सेपरेशन होगा वो किसके बेसिस पर, साइज, शेप एंड टोपोलॉजी के बेसिस पर होता है। क्योंकि जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्म चार्ज होता है, डीएनए पर जो प्रेजेंट होगा, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेट चार्ज वहां पे क्या है, नेगेटिव है।
तो नेगेटिव जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो सब क्या करेंगे, एनोड की तरफ ही मूव करेंगे। बट इनका जो माइग्रेशन रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर साइज क्या है डीएनए का, डीएनए की शेप कैसे यहाँ पर है, डीएनए की टोपोलॉजी यहाँ पे कैसे होगी। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली डिसाइड करते हैं माइग्रेशन रेट को, कि कैसे मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है मूव करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको इसको कैसे समझना है, कैसे हम यहाँ पे समझेंगे, इन तीनों फैक्टर को हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे यहाँ पे डीएनए की सेपरेशन यहाँ पर होती है इन तीनों फैक्टर्स के बेसिस पर। ठीक है, अब देखो कैसे, अब यहाँ पर ऐसा होता है, अब जैसे पहले भी बताया कि जो जल है, जल यहाँ पे किसकी तरह काम करता है, जल एक्ट करता है एज अ मॉलिक्यूलर सिव। ठीक है, यही होता है ना कि जो जल होगा यहाँ पर, जो जल है, जल इज लाइक मोलिक्यूलर सिव। ठीक है, अब जल यहाँ पर क्या होता है, जल एक मोलिक्यूलर सिव की तरह है। अब जैसे सिव में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी लार्जर साइज जो मॉलिक्यूल्स है वो तो ऊपर की तरफ रह जाते हैं, और जो स्मॉलर साइज जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। या फिर अगर हम ऐसे बोले कि सिव का जैसा पोर साइज होता है, तो पोर साइज से जो मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं वो तो क्या करेंगे, पास हो जाएंगे, और जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं जो पोर साइज को क्रॉस नहीं कर सकते वो कैसे रह जाएंगे, ऊपर की तरफ रहेंगे। तो सेम कुछ ऐसा यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पे जल बनाया, अब जल का भी यहाँ पर क्या होगा, पोर साइज यहाँ पर आएगा। अब इस पोर साइज से यहाँ पर क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल्स की ट्रैवलिंग होगी, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। अब हम जैसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, साइज की बात करते हैं। ठीक है, अब साइज में यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो लार्ज साइज का है, और एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब स्मॉल साइज का जो मॉलिक्यूल है वो तो क्या करेगा, पोर से पास करेगा, पास होते हुए क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, फास्ट मूव करेगा। बट जब हम लार्ज साइज मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो उतने स्लो स्पीड से चलेगा, क्योंकि उसको वहां पर क्या है, मतलब उसको डिफिकल्टी होगी, यहाँ पर डिफिकल्टी को फेस करना पड़ेगा पोर साइज को क्रॉस करते करते। तो इसलिए वो मॉलिक्यूल कैसे यहाँ पर आएगा, स्लोली स्लोली मूव करेगा। लेकिन जो स्मॉल साइज के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, फास्टर रेट पर मूव करेंगे। ठीक है, तो साइज के बेसिस पे सेपरेशन हो गया ना। साइज के बेसिस पे सेपरेशन कैसे, कि जेल ने एक्ट किया एज अ सीव की तरह एक्ट किया, मॉलिक्यूलर सिव की तरह एक्ट करता है। तो इस सिव से जब डीएनए यहाँ पर पास होंगे तो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल तो यहाँ पर क्या है, वो पोर को यहाँ पे क्रॉस करेंगे और जल्दी से आगे की तरफ मूव करेंगे। लेकिन जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स है वो कैसे होंगे, वो अभी उनको डिफिकल्टी होगी, उनको हिंड्रेंस को फेस करना पड़ेगा, तो इसलिए वो धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या है, मूव करेंगे। तो जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लोअर रेट पर मूव करेंगे, और जो यहाँ पर स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल है वो कैसे है, फास्टर रेट पर मूव करेंगे। इसको हम कैसे और समझ सकते हैं, अब इसको ऐसे समझो जैसे एक रनिंग कंपटीशन है। ठीक है, अब रनिंग कंपटीशन में अब यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल बॉडी होगी, जिस इंडिविजुअल की फ्लेक्सिबल बॉडी होगी, थिन होगा, वो तो क्या करेगा, बहुत फास्ट मूव करेगा, फास्ट रन करेगा। ठीक है, बट अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है कि जिसके यहाँ पर क्या है, फैटी या फिर बल्की बॉडी है, अब उस इंडिविजुअल को रन करने में क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो स्लोली स्लोली क्या करेगा, रन करेगा। तो कंपटीशन में क्या होगा कि जो फ्लेक्सिबल बॉडी और जो थिन मॉलिक्यूल है या थिन इंडिविजुअल जो यहाँ पर है वो तो क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पर आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे फैट और जो बल्कि इंडिविजुअल्स हैं वो करेंगे पीछे रह जाएंगे। तो सेम डीएनए का भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर मतलब स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल कैसा हुआ, थिन फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल है कि वो पोर साइज को इजी क्रॉस कर सकता है, तो वो आगे मूव करेगा। लेकिन जो यहाँ पे लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है वो कैसा हुआ, बल्कि यहाँ पर हुआ, तो उसको मूव करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो वो कैसे आएगा, स्लोअर रेट पर यहाँ पर आएगा। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पर हो गया ना कि मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे सेपरेशन हुई, क्योंकि यहाँ पर चार्ज तो कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, चार्ज में कोई नहीं है, चार्ज तो यहाँ पे सब डीएनए के ऊपर नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर जो सेपरेशन है वो कैसे, मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर होगा, कि जिसमें स्मॉल साइज के जो मॉलिक्यूल्स है फास्टर रेट पर जाएंगे, और जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स है वो कैसे यहाँ पर होंगे, वो स्लोअर रेट पर मूव करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स रन करना स्टार्ट करेंगे, वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द एनोड। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो माइग्रेशन रेट है डिपेंड करेगा उनकी साइज पर, शेप पर, टोपोलॉजी पर। जिसमें जेल क्या करता है, एक मॉलिक्यूलर सिव की तरह काम करता है। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो लार्जर साइज मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो यहाँ पर क्या होंगे, लार्जर साइज मॉलिक्यूल विल मूव, ये कैसे मूव करेंगे, विल मूव एट स्लोअर रेट। ठीक है, वो कैसे मूव करेंगे, स्लोअर रेट पर। एंड जो यहाँ पर कैसे होंगे, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्मॉल साइज जो मॉलिक्यूल है विल मूव एट फास्टर रेट, वो तो कैसे करेंगे, वो फास्टर रेट पर मूव करेंगे। ठीक है, अब एक तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया। अब सेकंड देखो, सेकंड अब हम यहाँ पर बात करेंगे
शेप एंड टोपोलॉजी। तो अभी इससे पहले हमने जैसे साइज के बेसिस पर देखा, तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं शेप एंड टोपोलॉजी की। तो अब हम शेप एंड टोपोलॉजी के बेसिस पर देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए की सेपरेशन यहाँ पर होती है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए, कि जिसके बेसिस पर भी मतलब ये भी एक बेस होता है जिसके बेसिस पर जो सेपरेशन है वो एग्रोजन इलेक्ट्रोफोर्सिस में देखने को मिलती है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं शेप की। अब शेप देखो, शेप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो शेप यहाँ पर हो सकते हैं कि जो डीएनए एग्जिस्ट कर सकता है, कि एक तो यहाँ पर क्या होगा, लीनियर शेप हो सकता है, एंड सेकंड यहाँ पर क्या है, सर्कुलर शेप यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो देखो अभी जो हमने यहाँ पर बात की थी, जो हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर है इसमें, अभी हमने यहाँ पर पहले क्या देखा है, पहले अभी हमने यहाँ पर साइज के बेसिस पर देखा। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पर हमने क्या देखा है, साइज के बेसिस पर। तो साइज के बेसिस पर हमने देखा कि यहाँ पर एक लार्ज साइज यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर क्या है, स्मॉल साइज डीएनए यहाँ पर है। तो जिसमें अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो लार्ज साइज यहाँ पर होगा ये कैसे, ये स्लोअर रेट पर मूव करेगा, और जो स्मॉल साइज यहाँ पर होगा ये कैसे, ये फास्टर रेट पर मूव करेगा। अभी जो सेकेंड हम बात कर रहे हैं, अब सेकेंड हमारा यहाँ पर है वो क्या है, शेप। ठीक है, सेकेंड क्या है, शेप। अब शेप में यहाँ पर क्या हो सकता है, शेप में यहाँ पर हो सकता है लीनियर, और एक शेप यहाँ पर हो सकती है सर्कुलर शेप। ठीक है, शेप यहाँ पर कैसे हो सकता है, लीनियर एंड सर्कुलर। आप ऐसे समझो कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है, अब उस डीएनए मॉलिक्यूल का सेम साइज है बट वो दो शेप में एग्जिस्ट कर रहा है, एक लीनियर शेप में और एक यहाँ पर क्या है, सर्कुलर शेप में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम लीनियर और सर्कुलर की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर आएगा, ये होगा सेम साइज ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए यहाँ पर कैसा है, सेम साइज में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि जब यहाँ पर लीनियर और सर्कुलर डीएनए की बात होगी या फिर जो शेप होगा, तो शेप के बेसिस पर अगर हम देखें इन दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो फास्टर रेट पर मूव करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल है जो स्लोअर रेट पर मूव करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि एक तो लीनियर मॉलिक्यूल और एक यहाँ पर क्या है, सर्कुलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। अब देखो कैसे, अब हमें पता है कि एग्रोस जेल है। ठीक है, अब एग्रोस जेल कैसा होता है, पोरस होता है, मतलब ऐसे करके यहाँ पर क्या होंगे, एग्रोस जेल में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे पोर्स। ठीक है, अब जब डीएनए को यहाँ पर क्या करना है, डीएनए को अब यहाँ पे एक पोल से दूसरे पोल पर यहाँ पर मूव करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इन पोर्स के थ्रू क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे अभी तो यहाँ पर क्या क्या ऐसे पोर्स बनाए ना, बट इसके साथ एसोसिएटेड यहाँ पर क्या होगा, ऐसे भी यहाँ पर क्या होंगे और पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो डीएनए है, डीएनए को अब इन पोर्स को क्रॉस करते हुए क्या करना है, आगे की तरफ मूव करना है। ठीक है, अब इसमें जो लीनियर और सर्कुलर यहाँ पर होगा, अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्रिक्शन किस पे ज्यादा लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जिस पे ज्यादा लगेगा वो उतना स्लो रेट पे करेगा। अब हमने ये चीज प्रिंसिपल में भी समझा था कि यहाँ पर क्या होता है, फोर्सेस होती हैं, फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है, फ्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा या फिर ऐसे बोलो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस जिस मॉलिक्यूल पे लगेगा उतना स्लो रेट पे मॉलिक्यूल क्या करता है, मूव करता है। अब ऐसे ही जब हम यहाँ पर लीनियर और सर्कुलर डीएनए की बात करते हैं, तो जो लीनियर डीएनए यहाँ पर होता है, ये जो यहाँ पर लीनियर डीएनए होगा, अब देखना लीनियर डीएनए की जो मूवमेंट होती है ये कैसे, एक तो ये एक थ्रेड की तरह यहाँ पर होगा। ठीक है, एक तो ये कैसा है, थ्रेड लाइक यहाँ पर होता है, और ये क्या करता है, थ्रेड लाइक होता है, और ये माइग्रेट करता है एंड टू एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, इसके जो माइग्रेशन है वो कैसे यहाँ पर होगी, एंड टू एंड ओरिएंटेशन यहाँ पर होता है, और ये जो यहाँ पर होगा इट फेस लेस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या करता है, ये लेस रेजिस्टेंस फेस करता है देन द सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो जब हम लीनियर और सर्कुलर डीएनए की बात करते हैं तो इसमें जो लीनियर डीएनए यहाँ पर होता है ये कैसे माइग्रेट करता है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, एंड टू एंड ओरिएंटेशन में ये मूव करता है, और ये जो यहाँ पे लीनियर डीएनए होता है ये लेस रेजिस्टेंस को फेस करता है, या फिर अगर हम बोले तो लेस फ्रिक्शन को फेस करता है देन दिस सर्कुलर डीएनए। क्योंकि सिंपल सा देखो, अब ये पोर है, अब इस पोर में क्या होगा, अब लीनियर डीएनए को मूव करना है तो वो क्या करेगा, वो इसे यहाँ से एंड टू एंड फैशन में, एंड टू एंड ओरिएंटेशन में यहाँ पर क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे सर्कुलर डीएनए की बात करते हैं, अब ये जो सर्कुलर डीएनए है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अब ये जो पोर साइज है
अब इस पोर साइज में इसको फिट होना होगा, ठीक है। अब लीनियर डीएनए तो क्या करेगा, एंड टू एंड मैनर में आगे मूव किया, लेकिन अब ये जो सर्कुलर डीएनए यहाँ पर होगा, जैसे ये यहाँ पे सर्कुलर डीएनए यहाँ पर है, ठीक है। अब सर्कुलर डीएनए को क्या करना पड़ेगा, अब इसको जो पोर है, पोर में यहाँ पर उसको फिट होना होगा, ठीक है। तो इसको आप डिफॉर्म करना पड़ेगा, अपने मतलब बेंड होना पड़ेगा, डिफॉर्म करना पड़ेगा, और फिर ये फिट होगा पोर साइज में, फिर ये जाके आगे क्या करेगा, आगे मूव करेगा, जिससे यहाँ पर क्या है, ये ज्यादा रेजिस्टेंस को क्या करेगा, फेस करेगा, और ज्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, तो जिस वजह से जो सर्कुलर डीएनए यहाँ पर होगा, ये कैसे स्लोअर रेट पर मूव करेगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो यहाँ पर जो सर्कुलर डीएनए यहाँ पर होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू बेंड, ठीक है, इसको बेंड करना पड़ेगा, इट हैज टू बेंड और डिफॉर्म, डिफॉर्म होना पड़ेगा टू फिट इन दी पोर, ठीक है। पोर में फिट होने के लिए इसको बेंड होना पड़ेगा, डिफॉर्म करना पड़ेगा, तो ये जो यहाँ पर होगा, ये क्या करेगा, ये फेस करेगा, इट विल फेस मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है, ये फेस करेगा मोर रेजिस्टेंस देन लीनियर, ठीक है। तभी ये क्या कैसा यहाँ पर होगा, लीनियर के कंपैरिजन में ज्यादा रेजिस्टेंस को ये फेस करेगा। तो इस रीजन से हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो लीनियर डीएनए यहाँ पर होता है, लीनियर डीएनए यहाँ पर कैसे, ये फास्टर रेट पर मूव करता है देन दी सर्कुलर डीएनए, ठीक है। ये समझ में आया सबको कि यहाँ पर ये क्या होता है कि जो लीनियर डीएनए होती है, लीनियर शेप जो यहाँ पर है, ये क्या करते हैं, इट एनकाउंटर्स लेस रेजिस्टेंस देन द सर्कुलर डीएनए। तो इसी रीजन से जो यहाँ पे लीनियर डीएनए ये कैसे यहाँ पर फास्टर रेट पर मूव करता है, क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में एंड टू एंड ओरिएंटेशन में क्या करता है, इजी तरीके से पोर को यहाँ पे क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ मूव करता है। बट जब हम सर्कुलर की यहाँ पर बात करते हैं, तो जो सर्कुलर होगा, इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पोर साइज में फिट होने के लिए बेंड करना पड़ेगा, डिफॉर्म होना पड़ेगा, तो उसको यहाँ पे मोर रेजिस्टेंस को एनकाउंटर करना पड़ेगा, जिस वजह से जो सर्कुलर डीएनए यहाँ पर होता है, ये कैसे यहाँ पर स्लोअर रेट पर मूव करता है, ठीक है। तो अभी जो हमने यहाँ पर शेप के बेसिस पर यहाँ पर किया, तो अभी तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे कि यहाँ पर जो लार्जर साइज डीएनए है, वो कैसे स्लो रेट पर मूव करेगा। अब ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा कि जो सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए विल मूव एट स्लोअर रेट, ठीक है। ये कैसे मूव करेगा, ये स्लोअर रेट पर मूव करेगा देन दी लीनियर डीएनए, लीनियर डीएनए से कैसा स्लोअर रेट पर मूव करेगा, क्यों यहाँ पर आ जाएगा, ड्यू टू रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर ये जो होगा, ये क्या करेगा, अब ये एनकाउंटर यहाँ पे क्या करेगा, मोर रेजिस्टेंस को एनकाउंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि ये जो डीएनए यहाँ पर होगा, इट विल एनकाउंटर मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो यहाँ पर अभी हमने सेकंड क्या देखा है, सेकंड हमने यहाँ पर देखा है कि शेप के बेसिस पर अगर हम लीनियर सर्कुलर में यहाँ पर देखें, तो सर्कुलर डीएनए यहाँ पर स्लोअर रेट पर होगा, लीनियर डीएनए यहाँ पर कैसा है, फास्टर रेट पर आएगा। अब ऐसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है थर्ड यहाँ पर क्या है, थर्ड होगा टोपोलॉजी, ठीक है। थर्ड यहाँ पर आता है टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी का मतलब देखो क्या है, जैसे अभी हमने यहाँ पर बात की सर्कुलर डीएनए की, ठीक है, सर्कुलर डीएनए की यहाँ पर बात की। अब ये जो सर्कुलर डीएनए यहाँ पर होता है, ये कैसे, ये एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में, एक तो यहाँ पर इसकी फॉर्म हो सकती है सुपर कोइल्ड फॉर्म, और एक हो सकता है यहाँ पर रिलैक्स्ड फॉर्म। तो जो टोपोलॉजी यहाँ पर होता है, टोपोलॉजी से मतलब यहाँ पर क्या आता है कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए स्पेसिफिकली जो यहाँ पर कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसे सुपर कोइलिंग बोला जाता है। मींस यहाँ पर जो हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, हेलिकल स्ट्रक्चर की फर्दर कोइलिंग यहाँ पर होती है, और ये जो प्रॉपर्टी है कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए की ही प्रॉपर्टी होती है। मतलब ऐसे डीएनए की जिसके एंड्स यहाँ पर कैसे होते हैं, लाइगेटेड होते हैं, एंड्स फ्री नहीं होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है, ठीक है। तो अब जो थर्ड यहाँ पर टोपोलॉजी में होगा, तो टोपोलॉजी से मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी जो डीएनए है, वो कैसे हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा डीएनए कैसा है, एक हमें देखने को मिलेगा सुपर कोइल्ड, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर होगा सुपर कोइल्ड डीएनए, और एक यहाँ पर कैसा होगा, रिलैक्स्ड डीएनए, ठीक है। एक होगा सुपर कोइल्ड और एक यहाँ पर क्या है, एक होगा रिलैक्स्ड। अब सुपर कोइल्ड देखो कैसे, अब सुपर कोइल्ड जो होगा वो कैसा डीएनए है, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ एट शेप जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बन रहा है, ये देखो। अब ये देखो ये कैसे बना है, ये सर्कुलर डीएनए। अब ये जो डीएनए है, ये रिलैक्स्ड डीएनए था,
अब इसे रिलैक्स डीएनए के यहाँ पर क्या हुई है, सुपर कोइलिंग यहाँ पर हुई है। अब ये यहाँ पर क्या, ये सुपर कोइल्ड डीएनए यहाँ पे बना, ठीक है। तो टोपोलॉजी मतलब ये कंफर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे डीएनए एग्जिस्ट करता है। तो जो सर्कुलर डीएनए यहाँ पर होते हैं वो कैसे यहाँ पर है, वो अपने सुपर कोइल्ड फॉर्म में यहाँ पर कैसे रिलैक्स्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हम सुपर कोइल्ड और रिलैक्स्ड डीएनए का यहाँ पर देखते हैं कि इनकी सेपरेशन कैसे होगी, या फिर इनमें से कौन सा डीएनए है जो फास्टर रेट पर मूव करता है, या फिर कौन सा डीएनए जो स्लोअर रेट पर मूव करता है, अब हम यहाँ पर टोपोलॉजी के बेसिस पर देखते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर इनकी कोइलिंग में अब देखना, जब हम यहाँ पर सुपर कोइल्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं कि ये डीएनए सुपर कोइल्ड है, सुपर कोइल्ड से मतलब हमारा यहाँ पर क्या है कि ये जो डीएनए यहाँ पर होगा इट इज मोर कॉम्पैक्ट, ठीक है। ये डीएनए यहाँ पर कैसा है, ये बहुत कॉम्पैक्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो रिलैक्स डीएनए यहाँ पर होगा ये कैसा होगा, ये यहाँ पर है लेस कॉम्पैक्ट, लेस होगा, और ये यहाँ पर कैसा है, मोर कॉम्पैक्ट। अब मोर कॉम्पैक्ट होने की वजह से होता क्या है, अब ये बिल्कुल छोटा सा मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाता है जिससे ये पोर साइज को या फिर पोर को बहुत इजी क्रॉस कर सकता है, ठीक है। अब जैसे अभी हमने यहाँ पर बात की थी ना कि यहाँ पे पोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पे एक ग्रोथ जेल है, अब इसमें यहाँ पर कुछ नेटवर्क यहाँ पे प्रेजेंट है, पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस पोर्स पे यहाँ पर आप क्या देखते हो ना कि जो मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म है या फिर जो सुपर कोइल्ड फॉर्म, देखो ऐसे यहाँ पर ये सुपर कोइल्ड फॉर्म में यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये डीएनए कुछ ऐसा है, डीएनए जो यहाँ पर होगा ना ये इस स्टेट में है कि यहाँ पर ये ऐसे सुपर कोइल्ड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सुपर कोइल्ड फॉर्म में यहाँ पर जो डीएनए है ये कैसा हुआ, ये मोर कॉम्पैक्ट यहाँ पर हो गया, ठीक है। मोर कॉम्पैक्ट है तो ये इजी तरीके से यहाँ पर क्या है, पोर को क्रॉस कर सकता है और ये फास्टर रेट पर मूव करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर अभी हम रिलैक्स्ड डीएनए की बात करें, जैसे ये अभी कि यहाँ पर ऐसे रिलैक्स्ड डीएनए है, ठीक है। अब रिलैक्स्ड डीएनए लेस कॉम्पैक्ट है तो इसको यहाँ पर जो पोर को क्रॉस करने में मोर हिंड्रेंस को यहाँ पर फेस करना पड़ेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। तो इसी रीजन से जो रिलैक्स डीएनए होता है वो स्लोअर रेट पर क्या करता है, मूव करता है। हमने यहाँ पर भी जो सर्कुलर डीएनए की बात की थी ना वो यहाँ पर कैसा था, वो यहाँ पे रिलैक्स डीएनए ही था, ठीक है। यहाँ पर भी जो हम लीनियर और सर्कुलर की बात कर रहे थे वो सर्कुलर हमारा यहाँ पर रिलैक्स्ड फॉर्म ही यहाँ पर था, रिलैक्स स्टेट ही था। तो यहाँ पर जो ये होगा जो सुपर कोइल्ड डीएनए है ये कैसे करेगा, ये कैसे यहाँ पर मूव करेगा, इनकी मूवमेंट होगी फास्टर रेट पर मूव करेगा। और जो रिलैक्स डीएनए यहाँ पर है ये कैसा यहाँ पर होगा, ये मूव करेगा एट दी स्लोअर रेट, ठीक है। ये कैसे मूव करेगा, स्लोअर रेट पर मूव करेगा। तो यहाँ पर अब जो हमारा ये प्रिंसिपल है इसमें अब लास्ट में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा कि जो सुपर कोइल्ड डीएनए है, सुपर कोइल्ड डीएनए विल मूव, ये कैसे मूव करेगा, विल मूव एट फास्टर रेट, ठीक है। ये फास्टर रेट पर मूव करता है देन दी रिलैक्स्ड डीएनए, ठीक है। कैसे, ये रिलैक्स्ड डीएनए से ये फास्टर रेट पर मूव करता है, ठीक है। तो आपको समझना है यहाँ पर देखो कैसे, जब हम यहाँ पर लीनियर और सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो लीनियर डीएनए है, लीनियर डीएनए फास्टर रेट पर मूव करता है। बट जब हम यहाँ पर सुपर कोइल और रिलैक्स डीएनए की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो सुपर कोइल डीएनए होता है ये फास्टर रेट पर मूव करता है देन दी रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। समझ में आया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, हमने यहाँ पर 3 बेसिस पर देखा है। जनरली यही प्रिंसिपल यहाँ पर होता है कि जब हम यहाँ पर डीएनए के सेपरेशन की बात करते हैं तो हम साइज तो यहाँ पर देखते हैं बट साथ में यहाँ पर क्या है, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंफर्मेशन में जैसे हमारा यहाँ पर शेप आ जाता है और सेकंड यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा यहाँ पर टोपोलॉजी, ठीक है। अब जनरली देखो ऐसा होता है ना कि जैसे अभी हम ना लीनियर डीएनए की जैसे हम बात करते हैं, फिर साइज के बेसिस पर अगर हम देखें ना तो जो हमारा लीनियर डीएनए है अब उसकी सेपरेशन तो हम कैसे करते हैं, साइज की बेसिस पर ही होती है। जब हम कंफर्मेशन या फिर शेप की बात कर रहे हैं ना, मतलब ये हमारा कब आता है, जब हम प्लाज्मिड का करते हैं। अब देखो जैसे हमने प्लाज्मिड आइसोलेशन किया था, प्लाज्मिड की आइसोलेशन होता है, प्लाज्मिड की प्यूरिफिकेशन होती है, ऐसे प्लाज्मिड की इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होगी। अब प्लाज्मिड क्या है, कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए है, तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो एक सर्कुलर मतलब रिलैक्स्ड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, सुपर कोइल्ड फॉर्म में भी क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब उस केस में प्लाज्मिड की जो सेपरेशन यहाँ पर होती है वो कैसे यहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर होता है उसके शेप और कंफर्मेशन के बेसिस पर। तो अभी आगे मतलब लेक्चर्स में हम लोग प्लाज्मिड का भी देखेंगे कि प्लाज्मिड का कैसे यहाँ पर होता है, तब हम वहां पे फिर से इन सब के बारे में करेंगे कि किस ऑर्डर में यहाँ पर क्या इनकी सेपरेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं सेपरेशन की तो पहला तो ये कि जो डीएनए की सेपरेशन है वो साइज के बेसिस पर है,
चार्ज के बेसिस पर नहीं है, क्योंकि चार्ज तो यहाँ पर कैसा होता है, यूनिफॉर्म चार्ज होता है। साइज होगा, शेप और यहाँ पर टोपोलॉजी आ जाएगा। शेप और टोपोलॉजी मतलब हम बात करें यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ डीएनए की, ठीक है। तो इसमें भी जैसे हमने यहाँ पर ये बात किया ना, हमने यहाँ पर देखा लार्ज एंड स्मॉल का, तो हमें कंफर्म है कि लार्जर वाला स्लोअर होगा, स्मॉल वाला यहाँ पर कैसा है, स्लोअर वाला यहाँ पर कैसा होगा, जो स्मॉल साइज जो यहाँ पर है वो स्लो रेट पर यहाँ पर जाएगा। अब इसमें भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना कंफर्मेशन में भी हमारा जो सुपर कोइल्ड डीएनए होता है, सुपर कोइल्ड डीएनए जो है वो सबसे फास्टर रेट पर मूव करता है। सुपर कोइल्ड के बाद फिर यहाँ पर लीनियर डीएनए आता है, और फिर यहाँ पर कैसा होता है, ये आता है सर्कुलर डीएनए, और ये भी कैसा है, रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए। तो अगर हम इनका ऑर्डर यहाँ पे देखें ना, तो मैंने ये ऐसे ऑर्डर बनाया है कि जैसे ये जेल यहाँ पर है ना, तो जेल में ये यहाँ पर क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हमारे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जेल में जैसे हम करते हैं ना कि जेल में यहाँ पर क्या होगा, सेपरेशन यहाँ पर होगी। तो इसमें अगर हम ऑर्डर देखें, सुपरकोइल्ड डीएनए सबसे फास्टर रेट पर होगा। अगर हम तीनों में भी कंपेयर करते हैं तो सुपरकोइल्ड डीएनए जो यहाँ पर होगा ये कैसे होगा, ये सबसे फास्टेस्ट रेट पर मूव करेगा, ठीक है। और जो रिलैक्स सर्कुलर डीएनए है ये सबसे स्लोवेस्ट रेट पर आएगा, और जो लीनियर डीएनए है ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर मिलता है, क्योंकि सुपर कोल्ड में क्या होगा, मोर कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन है। मोर कॉम्पैक्ट है तो वो बहुत फटाफट से क्या करेगा, पोर को क्रॉस करता हुआ आगे मूव करेगा। बट जो लीनियर वाला है, लीनियर वाला फिर भी यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस को फेस करेगा, बट वो रेजिस्टेंस कैसे होगी, मोर होगी देन द सुपर कोल्ड। सुपर कोल्ड जो डीएनए वो सबसे कम रेजिस्टेंस को फेस करेगा। तो ये ऐसा है कि यहाँ पर मतलब यहाँ पे सुपर कोइलिंग होने से डीएनए यहाँ पर बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पर आया, तो जिससे यहाँ पर जो ट्रांसफर है या फिर जो इसका मूवमेंट है बहुत फास्टर रेट पर होगा, ठीक है। फिर लीनियर डीएनए का आएगा, बट जो सर्कुलर है, सर्कुलर तो अभी यहाँ पर क्या पोर साइज में फिट होने की कोशिश करेगा वो भी, ठीक है, बेंडिंग होगी, डिफॉर्म होगी यहाँ पर होगा, तो ये स्लोअर रेट पर आएगा। तो तीनों में भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सुपर कोइल्ड जाएगा, फिर लीनियर डीएनए होगा, फिर यहाँ पर क्या है, सर्कुलर डीएनए यहाँ पर आता है, ठीक है। तो क्लियर है सबको। यहाँ पर अभी हमने ये प्रिंसिपल देखा है, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन भी जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा डीएनए जो है फास्टर रेट पर मूव करता है, कौन सा स्लो रेट पर मूव करता है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग, जैसे प्रिंसिपल यहाँ पर हुआ। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं जो क्या करते हैं, माइग्रेशन रेट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ माइग्रेशन थ्रू जेल, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर अफेक्ट करते हैं, हमने ये फैक्टर जब इलेक्ट्रोफोर्सेस का बेसिक प्रिंसिपल क्या था ना वहां पर भी देखा था। तो देखो फैक्टर में यहाँ पर क्या है, एक तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक होगा साइज ऑफ डीएनए, ठीक है, और जो सेकंड यहाँ पर होगा, सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड यहाँ पर होगा कंफर्मेशन, ठीक है, सेकंड होगा कंफर्मेशन ऑफ डीएनए। फिर थर्ड यहाँ पर क्या होगा, थर्ड होगा आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ बफर, ठीक है, जो भी बफर यहाँ पर यूज कर उसके आयनिक स्ट्रेंथ क्या है। फिर ऐसे जो फोर्थ यहाँ पर होगा, फोर्थ आ जाएगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फोर्थ क्या है, फोर्थ यहाँ पर होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू साइज ऑफ डीएनए, कंफर्मेशन, आयनिक स्ट्रेंथ होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो यहाँ पर आ जाएगा वो होगा एग्रोस जेल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो आ जाएगा एग्रोस जेल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं माइग्रेशन रेट को थ्रू दी जेल। हमने ये फैक्टर किसमें किए थे, हमने इलेक्ट्रोफोर्सेस के प्रिंसिपल में भी किए थे। तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफोर्सेस का जो बेसिक समझा था वहां पर भी देखा था। तो अभी हमने प्रिंसिपल और फैक्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया ना। अभी नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, अब हम देखते हैं जेल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जेल कॉन्सेंट्रेशन। अब जेल कॉन्सेंट्रेशन से क्या मतलब है, जेल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा जैसे हम कितने परसेंटेज का जो जेल है या फिर कितने कॉन्सेंट्रेशन का जेल हम यूज करते हैं टू द सेपरेशन ऑफ पर्टिकुलर रेंज ऑफ डीएनए, कि जैसे पर्टिकुलर साइज रेंज होगा तो उस पर्टिकुलर साइज रेंज ऑफ डीएनए के लिए हम कितने परसेंट में यहाँ पर जेल को यूज करते हैं, कितने कॉन्सेंट्रेशन में जेल को यूज किया जाता है
अब हम ये देखेंगे, जैसे हमने पहले भी किया था कि एग्रोस जेल है, एग्रोस जेल की जो जर्नली कॉन्सेंट्रेशन है कितनी की जाती है, कुछ मतलब 3% तक यहाँ पर होता है ना, हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है एग्रोस जेल की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हम यूज करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज यहाँ पर होता है। तो इसमें यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो जेल कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पर होगा कितने परसेंटेज में यहाँ पर एक पर्टिकुलर साइज रेंज के लिए यहाँ पर क्या है यूज किया जाता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। हमने एग्रोजेल का देखा था कि वो वहां पर क्या करता है, कुछ 1 to 3% के बीच में इनकी रेंज यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं टू सूट जेल कॉन्सेंट्रेशन, जो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेल टू सूट, ठीक है, यहां पर हम देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेल टू सूट द साइज रेंज, टू सूट साइज रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स टू बी सेपरेटेड, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कितने साइज रेंज का जो मॉलिक्यूल है वो यूज, मतलब कितने जेल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर यूज होगी टू सेपरेट द पर्टिकुलर साइज रेंज ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर एक तो हम यहाँ पर देखेंगे जेल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा साइज रेंज, जेल कॉन्सेंट्रेशन एंड साइज रेंज। अब देखो कैसे देखते हैं। अब इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन हम देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन में यहां पर देखेंगे कि एक तो होता है 0.3% एग्रोस, एक आएगा 0.8% एग्रोस, और एक होगा 2% एग्रोस। तो तीन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे देख रहा है, 0.3, 0.8 एंड 2% एग्रोस, ठीक है। अब जो 0.3% है, 0.3% यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ 50 to 60 kb साइज, ठीक है, इस साइज रेंज के लिए यूज करते हैं 0.3% एग्रोस, ठीक है। फिर ऐसे ये यूज किया जाता है, ये आता है 0.5 to 10 kb, kb इज किलो बेस पेयर, 0.5 to 10 kb यहाँ पर होगा, और ये यहाँ पर आता है 0.1 to 3 kb, ठीक है, 0.1 to 3 kb। और हमने एग्रोस का देखा भी था कि एग्रोस में क्या होता है, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एग्रोस होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा, पोर साइज ज्यादा, ठीक है, पोर साइज ज्यादा होगा तो उसको यूज करेंगे लार्जर साइज के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, अगर हमारा यहाँ पर क्या होगा, हाँ, लो कॉन्सेंट्रेशन, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर किस लिए यूज करते हैं, उसका पोर साइज कम होगा, पोर साइज कम होगा तो उसको यूज करेंगे स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे देखो 0.3% में यहाँ पर क्या होगा, पोर साइज ज्यादा, पोर साइज ज्यादा तो उसको यूज किया जाता है 5 to 60 kb के डीएनए को सेपरेट आउट करने के लिए। ऐसे 0.8% थोड़ा यहाँ पर, और इससे यहाँ पर क्या ज्यादा हुआ, इससे ज्यादा है तो पोर साइज कम हो जाएगा, 0.5 to 10 kb यहाँ पर आया, और 2% तो यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो इसको स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाएगा क्योंकि इसका पोर साइज कम होगा, तो 0.1 to 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आता है जेल कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पे यूज की जाती है सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर जेल कॉन्सेंट्रेशन आया। अब जो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अब यहाँ पर आ जाएगा एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंटेशन, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं इन द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन में भी हम यहाँ पे दो चीजें देखेंगे, एक तो हम देखेंगे फिजिकल अपरेटस, ठीक है, कि कौन कौन सा फिजिकल अपरेटस है जो यूज किया जाता है इन दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद सेकेंड हम देखेंगे कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज होते हैं इन दी एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो समझ में आ रहा है, अभी तक हमने क्या किया है, हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल डिस्कस किया है, प्रिंसिपल समझा है 3 फैक्टर वाला, वो देखना है। प्रिंसिपल के बाद फिर हमने यहाँ पर देखा फैक्टर्स कौन कौन से आता है, फैक्टर्स के बाद फिर हमने जेल कॉन्सेंट्रेशन देखा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं फिजिकल, यहाँ पर अपरेटस की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन से टाइप के अपरेटस को बेसिकली यूज किया जाता है। तो पहला जो यहाँ पर है वो फिजिकल अपरेटस आता है, ठीक है। आप लोगों ने जनरली की होगी इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर नहीं किया तो ये जस्ट यहाँ पर आपको देखने से पता लग जाएगा कि एक्चुअल में लैब में कैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म किया जाता है। तो जैसे अब हम फिजिकल अपरेटस की बात करते हैं, तो फिजिकल अपरेटस में हमारा
ये जो यहाँ पर आता है पहला, ये तो यहाँ पर होगा फर्स्ट जो यहाँ पर है, ये है इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर और इसी को यहाँ पर जेल बॉक्स भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर और जेल बॉक्स देखो कैसे होता है, ऐसा एक ये चैम्बर होता है, ठीक है, प्लास्टिक का। अब इसमें दोनों तरफ यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, कैथोड और एनोड यहाँ पर होती है। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या है, जेल को प्लेस किया जाता है, जेल को प्लेस करके इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाती है और फिर यहाँ पर जेल रन करता है। जेल रन से मतलब हमारा यहाँ पर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन यहाँ पर होती है। तो एक जो फिजिकल ऑपरेटर्स यूज किया जाता है वो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर, जिसमें यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रोफोर्सेस परफॉर्म होती है। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर क्या है, वो ऑपरेटर्स होगा जिसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रोफोर्सेस परफॉर्म होती है। तो इसे इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है, वो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस अटैच होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो ये हमारे पास यहाँ पर आता है सेकेंड, ये यहाँ पर है, ये होती है कास्टिंग ट्रे। ठीक है, इसे कास्टिंग ट्रे बोला जाता है। कास्टिंग ट्रे क्या होता है, देखो ऐसे कुछ प्लास्टिक की ट्रे होती है। अब इसमें यहाँ पर क्या करता है, जब हम जेल यहाँ पे बनाते हैं ना, जैसे बताया था कि जेल यहाँ पर कैसे होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। तो जेल को पहले यहाँ पर क्या करता है, बफर के साथ मिक्स करके उसको मेल्टेड फॉर्म में लेकर आता है। फिर जो मेल्टेड जेल होता है उसे पोर किया जाता है इस कास्टिंग ट्रे में। ठीक है, ऐसे जेल को यहाँ पर इस कास्टिंग ट्रे में पोर करता है। यहाँ पे देखो ये जो एजेस है ना, ये फ्री है, तो यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, इसको टेप से कवर कर देते हैं। ठीक है, ये जो एजेस यहाँ पर है ना, इसको जनरली टेप से कवर यहाँ पर किया जाता है और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जेल को पोर करते हैं। ठीक है, मेल्टेड जेल को यहाँ पे पोर करते हैं। अब जब पोर करते हैं ना, तो इसी के साथ ना यहाँ पर ये भी यहाँ पे कास्टिंग ट्रे है, ये भी यहाँ पे थर्ड कास्टिंग ट्रे है, कास्टिंग ट्रे। और इसी के साथ यहाँ पर आता है कोम, कास्टिंग ट्रे एंड कोम। क्योंकि जो हमारा जल बनता है ना, जब हम यहाँ पे जल की प्रिपरेशन करते हैं, जब ये जल सोल्डिफाई होता है, तो इसमें जैसे हम यहाँ पे जल को पोर करते हैं, तभी हम साथ में यहाँ पर मतलब इसी अपरेटस में हम कोम भी ऐड करते हैं। कोम ऐड करने का पर्पस क्या होता है, कोम ऐड करने का पर्पस ये है कि जहां जहां पर ये कोम यहाँ पर ये आएगी ना, इसकी एजेस आती हैं, वहां पर क्या होता है, जल में वेल्स बन जाते हैं, वेल्स क्रिएट होते हैं। तो वेल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है क्रिएट करना, क्योंकि हम इन्हीं वेल्स में अपना सैंपल पोर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये कास्टिंग ट्रे एंड कोम, इसमें हम अपना जल यहाँ पे पोर करते हैं, जल को पोर करते हैं, फिर उसको अलो करता है कि ये सोल्डिफाई यहाँ पर हो, सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर आएगा। फिर इसी में यहाँ पे इस कोम की हेल्प से यहाँ पर क्या वेल्स को क्रिएट किया जाता है। फिर उन वेल्स में अपना जो सैंपल है वो हम क्या करते हैं, पोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपरेटिस में क्या क्या आया, एक इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर हमने किया, कास्टिंग ट्रे किया, और कास्टिंग ट्रे और यहाँ पर क्या आता है, ये होगा कोम। ठीक है, फिर ऐसे जो और यहाँ पर आता है नेक्स्ट। अब ये जो यहाँ पर है ना, ये अपरेटस यहाँ पर होता है, जो फोर्थ यहाँ पर है, ये आता है यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। ये है यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। ठीक है, अब देखो कैसे यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर क्यों। अब जो जल है, जल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, हम उसमें अपना सैंपल ऐड करेंगे, डीएनए जो होगा वो भी ट्रांसपेरेंट होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि डीएनए प्रेजेंट है नहीं है, डीएनए को कैसे मतलब डीएनए की विजुअलाइजेशन कैसे यहाँ पर होगी। तो हम क्या करते हैं, डीएनए को स्टेन करते हैं, स्टेनिंग, जैसे एटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड, जनरली सबने सुना होगा, एटीबीआर को यूज किया जाता है डीएनए को स्टेन करने के लिए। अब जो एटीबीआर होता है, एटीबीआर यूवी लाइट में फ्लोरेसेंस शो करता है। ठीक है, जो एटीबीआर डाई है, एटीबीआर जो स्टेन होती है, वो फ्लोरेसेंस करती है यूवी लाइट में। तो उसके लिए एक यूवी चैम्बर चाहिए होता है, यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर चाहिए होता है, जिसमें हम अपना जल प्लेस करते हैं और उस जल में मतलब जल की स्टेनिंग होती है। ठीक है, डीएनए की स्टेनिंग होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपना जल प्लेस करते हैं और फिर यूवी लाइट, वहां पर यूवी लाइट का एक्सपोजर देता है और उस यूवी लाइट में फिर हमें वहां पर जो भी हमारा जैसे जल यहाँ पे रन किया होता है, हमें बैंड्स अपीयर होते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर है, यहाँ पर जल को प्लेस किया जाता है, इसे बंद करते हैं, फिर यहाँ पर यूवी लाइट से क्या करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ये, अब इसमें यूवी लाइट से इल्यूमिनेट किया और इसमें ये यहाँ पे क्या प्लेस किया हुआ है, ये यहाँ पर है जल। ठीक है, जल प्लेस किया। अब इस जल में देखो यहाँ पर अलग अलग कलर के यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये बैंड्स है, ये डीएनए के बैंड्स होते हैं, जो कब विजुअलाइज होता है, जब हम इसको यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर में देखते हैं, अदरवाइज हमें ऐसे क्लियर बैंड्स नहीं पता लगते। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर क्या होंगे, ये होते हैं बैंड्स। ठीक है, ये यहाँ पर है डीएनए बैंड्स। तो एक जो ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज होता है वो क्या है, यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर होगा, जिसमें यहाँ पर जल को रखा जाता है और जल के बैंड्स को यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये आता है
अब इसी का अगर हम एक कलेक्टिव व्यू यहाँ पर देखें ना तो क्या अपरेटस यहाँ पर होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आप लोगों ने किया होगा लैब में परफॉर्म, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें देखो ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है। ठीक है, ये जेल बॉक्स है। देखो जो ये येलो कलर से यहाँ पर है जेल बॉक्स है, इसके बीच में ये कॉम्ब है, यहाँ पर ये जेल एग्रोस जेल यहाँ पर है एग्रोस जेल। अब इसे यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है वोल्टेज से। ठीक है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया हुआ है। कास्टिंग ट्रे एग्रोस जेल है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, और यहाँ पर ये वेलकॉम्स है। तो ऐसे पूरा सेटअप होता है। ठीक है, पूरा सेटअप ऐसे होता है। ठीक है, इसमें ये सब ऐसे सेटअप यहाँ पर ऐसे किया जाता है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये पूरा इलेक्ट्रोफोरेटिक अपरेटस है, फिजिकल अपरेटस है जो यूज किया जाता है इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना। तो जैसे डीएनए की आइसोलेशन हो जाती है, डीएनए की आइसोलेशन के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ठीक है, जो किया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देख लिया, हमने देख लिया कि क्या क्या फिजिकल अपरेटस है जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो यूज होते हैं इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे केमिकल कंपोनेंट। केमिकल कंपोनेंट में सबसे पहला जो यहाँ पर आता है वो यूज किया जाता है डीएनए रनिंग बफर। ठीक है, फर्स्ट जो यहाँ पर है वो आता है डीएनए रनिंग बफर, या फिर इसी को यहाँ पर बोलो डीएनए इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर। ठीक है, अब पहला जो केमिकल है वो जो यूज किया जाता है वो क्या है, बफर, डीएनए रनिंग बफर और या फिर डीएनए इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर। ठीक है, अब बफर देखो, अब बफर जो यहाँ पे यूज करते हैं, दो टाइप के बफर है जो जनरली यूज किए जाते हैं। अब केमिकल कंपोनेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हम करते हैं ना कि टेक्निक में हमें क्या करना होता है, प्रिंसिपल समझना होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें जो भी केमिकल्स यूज होते हैं हमें उनका फंक्शन समझना होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनता है। ठीक है, तो हमें टेक्निक को वैसे तो समझना ही है कि कैसे लैब में परफॉर्म की जाती है, बट साइड बाय साइड हमें ये भी देखना है कि कैसे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेक्निक से। ठीक है, जनरली पहले भी बताया कि इंस्ट्रूमेंटेशन से कम क्वेश्चन आता है, ये जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए है, आप लोगों को समझने के लिए है कि एक्चुअल में कैसे परफॉर्म किया जाता है, सो दैट आपके माइंड में मतलब एकदम से ना क्लियर हो जाए कि कैसे लैब लेवल पे कैसे चीजें परफॉर्म होती है ना। तो हमें वो भी साथ साथ में क्लियर करना है, और साथ में हमें प्रिंसिपल जो भी केमिकल्स यूज होते हैं उनका क्या क्या फंक्शंस है वो भी हमें साथ में यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो अब हम केमिकल में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पहला यहाँ पर क्या होगा, पहला आ जाएगा बफर। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर या फिर रनिंग बफर, क्योंकि बफर के बिना तो यहाँ पर ऐसा होगा ना कि आप कैसे मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे यहाँ पे करोगे ना, बफर आपको वहां पर क्या है प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब बफर में यहाँ पर दो टाइप के बफर हैं जो यूज किए जाते हैं। एक तो होता है TAE बफर। ठीक है, एक TAE बफर और एक आता है TBE बफर। तो दो बफर से जो यूज करते हैं TAE और एक आता है TBE बफर। ठीक है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। तो जो बफर यहाँ पर आते हैं ये कैसे यहाँ पर होंगे, ये आते हैं टू टाइप यहाँ पर होगा। एक तो यहाँ पर कैसा है, एक होगा TAE और एक आता है TBE बफर। ठीक है, TAE बफर और एक TBE। तो पहले इनके देखते हैं फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होती है, TAE एंड TBE बफर की। अब ये जो TAE बफर होता है इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रिस एसिटेट EDTA। ठीक है, ये है ट्रिस एसिटेट EDTA। हम आइसोलेशन में भी पढ़ते हैं EDTA का फंक्शन, समझ में आया ना कि यहाँ पर, और ये होगा ट्रिस बोरेट EDTA। तो दो यहाँ पर आए ट्रिस एसिटेट और आता है ट्रिस बोरेट EDTA। ठीक है, अब जो हमारा TAE बफर होता है इसको यूज किया जाता है यूज्ड फॉर लॉन्गर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, इसको किस लिए यूज करते हैं, इसको यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ लॉन्गर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। लॉन्गर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए जनरली कैसे, जनरली ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 1 kb ऑफ साइज। तो टीए बफर को यूज करेंगे 1 kb से ज्यादा का जो होगा उन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है, और इसे यूज किया जाता है यूज्ड फॉर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये आता है यूज्ड फॉर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए में जनरली यहां पर कैसा होगा, ये आ जाएगा लेस देन 1 kb। तो आपको ध्यान रखना है दो बफर है टीएई टीबीई। टीएई कब यूज होगा, ग्रेटर देन 1 kb साइज के लिए होगा, और टीबीई जो होगा वो लेस देन 1 kb साइज के लिए क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो टीएई बफर होता है ये एक्चुअल में कंपेटिबल होता है, कंपेटिबल फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए कंपेटेबल होता है, तो टीए बफर को जनरली यूज करते हैं। तो पहला कंपोनेंट आया, पहला यहाँ पर क्या होगा, डीएनए रनिंग बफर यहाँ पर आता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर आता है जिसमें दो टाइप के बफर होंगे टीएई, और आता है टीबीई बफर। ठीक है, ऐसे अब जो सेकंड यहाँ पर आता है, सेकंड अब होगा इसी में, सेकंड आएगा डीएनए लोडिंग डाइस। सेकंड यूज करते हैं डीएनए लोडिंग डाइस। ठीक है, सेकंड होगा डाई। तो डाई में ये आता है डीएनए लोडिंग डाई। अब डीएनए लोडिंग डाई देखो यहाँ पर कैसे, मतलब क्या इसका पर्पस होता है, किस लिए ये इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको यूज किया जाता है टू लोड द डीएनए सैंपल ऑन एग्रोस जेल। देखो कैसे लोडिंग डाई है। अब जैसे ये बताया कि जेल होगा, जेल में यहाँ पर क्या है, जेल में वेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, वेल्स होंगे तो वेल्स में यहाँ पर क्या है, डीएनए सैंपल ऐड करते हैं। अब डीएनए सैंपल हमें कैसे दिखेगा, ठीक है, डीएनए सैंपल कैसे दिखेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या है, लोडिंग डाइस का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो लोडिंग डाइस यहाँ पर होता है, पहला तो ये इसको यूज किया जाता है, ये क्या है, लोडिंग डाइस यहाँ पर क्या है, यूज्ड टू लोड डीएनए सैंपल्स, डीएनए सैंपल को लोड करने के लिए यूज करते हैं ऑन एग्रोस जेल। एग्रोस जेल में सैंपल को लोड करने के लिए यहाँ पर जो डाई है वो यूज की जाती है, वो आती है लोडिंग डाई। ठीक है, अब ये जो लोडिंग डाई है ये मल्टीपल पर्पस को सर्व करती है। इट सर्व multiple purposes in electrophoresis। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसके अब यहां पर आते हैं मल्टीपल पर्पसेस। अब मल्टीपल पर्पसेस में देखो, जैसे फर्स्ट जो यहाँ पर होगा, पहला जो पर्पस यहाँ पर जो सर्व करती है लोडिंग डाई, ये होता है to make the DNA, to make DNA visible, to make DNA visible during loading। देखो कैसे, वैसे जनरली देखा जाए तो जब हम यहाँ पे लोडिंग डाई का यूज करते हैं, इसके तीन पर्पस होते हैं, तीन पर्पस को ये सर्व करती है। ठीक है, अब आप वेल में क्या कर रहे हो, वेल में आप पिपेट के थ्रू यहाँ पर सैंपल को लोड कर रहे हो। ठीक है, अब उसी के साथ सैंपल के साथ ही यहाँ पर लोडिंग डाई को ऐड किया जाता है। जनरली क्या करता है, जैसे हमने डीएनए को आइसोलेट किया ना, डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसको मिक्स किया जाता है लोडिंग डाई के साथ, फिर वो जो लोडिंग डाई है, मतलब लोडिंग डाई के अंदर जो सैंपल प्रेजेंट है, फिर वो जो मिक्सचर होगा उसको फिर क्या करते हैं, जेल पर, यहाँ पर जेल के साथ हम जेल पर क्या करते हैं, लोड करते हैं। ठीक है, अब ये जो लोडिंग डाई है ये तीन पर्पस को सर्व करती है। तीन पर्पस को सर्व करने से मतलब यहाँ पर कैसे आता है, तीन देखो कैसे, पहला तो ये कि जब आप वेल में अपना डीएनए लोड कर रहे हो तो पहले आपको ये दिखे कि आपका वेल में डीएनए जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जेल भी कलरलेस होगा, ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट होगा। ठीक है, ऐसे जो आपका सैंपल है वो भी कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। तो जब आपने पिपेट की हेल्प से वेल में जब आपने डीएनए को पोर किया तो आपको कैसे दिखेगा कि आपका जो डीएनए वो वेल में गया है या फिर नहीं गया। ठीक है, तो पहला तो ये कि जब आप लोडिंग करते हो तो उस टाइम पर जो आपका जो डीएनए है वो वेल में जाए, आपका सैंपल वेल में जाए, तो इसको विजुअलाइज करने के लिए क्या करते हैं, लोडिंग डाई का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, एक तो ये पर्पस हुआ। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, अब यहाँ पर जो लोडिंग डाई होती है इसका और पर्पस यहाँ पर होता है
कि हमारा जो सैंपल है वो सिंक कर जाए इनटू द वेल, ठीक है। मतलब जैसे आपने पोर किया, पोर करने के बाद वो हमारा पोर के अंदर जाए, मतलब पोर जैसे हम पोर करते हैं, पोर कर मतलब डीएनए सैंपल को जब हम ऐड कर रहे हैं, मतलब हमारा जो सैंपल है वो कैसे किसके अंदर, वेल के अंदर जाए, तो वो हमारा सैंपल सिंक हो जाए, ठीक है। सिंकिंग के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है लोडिंग डाई को। पहला, डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए कि आपका डीएनए जो है वो वेल में गया है या फिर नहीं गया, उसके लिए लोडिंग डाई का मतलब फंक्शन यहाँ पर आता है। सेकेंड, आपका जो सैंपल है वो सिंक करे इनटू द वेल, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वेल के अंदर ही जाए, वो बाहर आसपास नहीं कहीं पर हो, तो वो सिंक कर जाए इनटू द वेल, तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, लोडिंग डाई का यूज करते हैं। थर्ड यहाँ पर क्या आता है, थर्ड यहाँ पर ये होता है कि जब आप सैंपल रन करते हो, मतलब जब आपने लोड कर दिया, लोड करने के बाद अब आप इलेक्ट्रोफोर्सेस यहाँ पे करते हो, तो इलेक्ट्रोफोर्सेस के बाद अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जेल कितना रन कर गया, ठीक है। जेल रन करने से मतलब होता है कि आपका सैंपल कहाँ तक पहुंच गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्या किया, इलेक्ट्रोफोर्सेस में यहाँ पे रखा, इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, आपको जो सैंपल वो जेल से बाहर ही आ गया, पर हमें तो ये नहीं चाहिए ना कि हमारा सैंपल जेल से बाहर आ जाए, हमें तो जेल के अंदर ही चाहिए। तो वो कैसे आप ढूंढोगे, ठीक है, कैसे आपको पता लगे, कैसे आप ट्रैक करोगे, ठीक है, कैसे ट्रैक करोगे कि आपका जो जेल है या आपका जो जेल में जो सैंपल है वो कितना रन कर गया, वो कितना आगे तक पहुंच गया। तो हमारे सैंपल को ट्रैक करने के लिए भी लोडिंग डाई का यूज करते हैं। तो सैंपल के ट्रैकिंग में लोडिंग डाई का यूज होगा, सिंक करने में यहाँ पे लोडिंग डाई का यूज करते हैं। वाइल लोडिंग, हमारा डीएनए सैंपल जा रहा है, मतलब उसी वेल के अंदर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा, उसको विजुअलाइज करने के लिए लोडिंग डाई का यूज होता है। तो तीन इंपॉर्टेंट पर्पसेस हैं जो यहाँ पर क्या है, लोडिंग डाई सर्व करती है। पहला यहाँ पर क्या बताया, पहला जल्दी से बताओ क्या होगा, पहला यहाँ पर होगा विजुअलाइज करना, कि आप देखोगे कि आपका जो डीएनए है वेल के अंदर गया या फिर नहीं गया, ये होगा। सेकंड का पर्पस होगा, सेकंड सिंकिंग हो जाए, ठीक है, वो सिंक करे, हमारा जो वेल के अंदर डीएनए है उसी में ही जाए। थर्ड पर्पस यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड पर्पस होगा कि यहाँ पर हमारा जो सैंपल रन करता है, हमें ये पता लगे कि जेल में कितनी दूर तक हमारा सैंपल रन कर चुका है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमारा सैंपल जेल के बाहर ही आ जाए, तो ट्रैक करने के लिए सैंपल को हम लोडिंग डाई का यूज करते हैं। क्लियर है ना सबको। तो पहला पहला तो यहाँ पर क्या बताया कि पहला यहाँ पर होगा टू मेक डीएनए विजिबल ड्यूरिंग द लोडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा टू मेक डीएनए विजिबल ड्यूरिंग लोडिंग प्रोसेस, ठीक है। ये होगा लोडिंग प्रोसेस के टाइम पर डीएनए हो, तो ये क्या करता है, मेकिंग इट वेरीफाई दैट सैंपल इज इन वेल, कि सैंपल कहाँ पे प्रेजेंट है, वेल में ही है। तो सेकंड ये फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट ये फंक्शन यहाँ पर होगा, सेकंड जो फंक्शन होगा वो किस लिए यहाँ पर होता है, ये आता है टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सैंपल के डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए, सो दैट सैंपल क्या कर जाए, वो सिंक हो जाए इनटू द वेल, ठीक है। टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सैंपल, सो सैंपल सिंक इनटू वेल, ठीक है। तो सैंपल यहाँ पे किस में चला जाए, वो वेल में सिंक करे, तो उसके डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, यहाँ पर यूज करता है। तो इससे हमारा जो लॉस है ना, सैंपल का जो लॉस है वो बच जाता है, ठीक है। ये होगा थर्ड। अब थर्ड पर्पस बताएं, ट्रैक करने के लिए, ठीक है, ट्रैकिंग यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर्पस यहाँ पर आता है टू विजुअलाइज द माइग्रेशन ऑफ सैंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फंक्शन ये सब करता है टू विजुअलाइज माइग्रेशन ऑफ सैंपल, ये देखने के लिए कि सैंपल कितना रन यहाँ पे किया, ठीक है। टू विजुअलाइज माइग्रेशन ऑफ सैंपल थ्रू जेल, ठीक है। इसको माइग्रेशन को देखने के लिए या फिर प्रोग्रेस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये यूज करते हैं। तो जिससे यहाँ पर क्या है ना कि जो ऑपरेटर होता है या फिर जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उनको इजी रहता है ये देखने के लिए कि जेल कितना रन किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो जेल है, लोडिंग डाई जो यहाँ पर है, लोडिंग डाई के तीन पर्पसेस यहाँ पर होते हैं जो ये इंपॉर्टेंट सर्व करता है। अब आता है कि जो लोडिंग डाई है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ लोडिंग डाई is described below।
अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर आते हैं जो लोडिंग डाई में यूज किए जाते हैं। ठीक है, कंपोनेंट यहाँ पर हम देखेंगे। अब कंपोनेंट में जो यहाँ पर आते हैं 3 कंपोनेंट है लोडिंग डाई में जो यूज होते हैं। फर्स्ट तो यहाँ पर आता है, फर्स्ट यहाँ पर होगा जो यूज होता है, फर्स्ट इज ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल आता है। सेकेंड होता है EDTA और थर्ड आता है ट्रैकिंग डाई। 3 कंपोनेंट है जो यहाँ पर यूज होते, 3 कंपोनेंट से कंसिस्ट होता है लोडिंग डाई, ग्लिसरॉल, EDTA एंड ट्रैकिंग डाई। अब देखो इसमें ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या फंक्शन सर्व करेगा? अब ग्लिसरॉल से सबको अंडरस्टूड होगा ना, ग्लिसरॉल का फंक्शन क्या है? ग्लिसरॉल का फंक्शन यहाँ पर होगा, इसका फंक्शन यहाँ पर है इंक्रीज द डेंसिटी। ये क्या करता है? ये डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका फंक्शन यहाँ पर होगा इंक्रीज द डेंसिटी, इसलिए ग्लिसरॉल को ऐड कर दिया टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सैंपल। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ग्लिसरॉल यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये इंश्योर करेगा कि जो सैंपल है वो इजिली सिंक कर जाए इनटू द वेल। सेकेंड यहाँ पर क्या था? सेकेंड है EDTA। अब EDTA का फंक्शन तो हमें पता ही है कि EDTA यहाँ पर क्या है, ये एक चिलेटिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? ये करेगा कि जो यहाँ पर डीएनएस एंजाइम है, डीएनएस एंजाइम को जो मैग्नीशियम चाहिए, मतलब न्यूक्लियसेस जो यहाँ पर होंगे, न्यूक्लियसेस को इनएक्टिव कर देगा सो दैट हमारा डीएनए जो है वो यहाँ पे फ्रेगमेंटेड फॉर्म में ना आए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, EDTA यहाँ पर यूज करते हैं। इसे जो थर्ड यहाँ पर आता है, थर्ड क्या होगा? थर्ड होगी ट्रैकिंग डाई। ठीक है, थर्ड है ट्रैकिंग डाई। अब ट्रैकिंग डाई जो यहाँ पर है, जो यूजली यहाँ पर की जाती है, ट्रैकिंग डाई जो यहाँ पर यूज करते हैं वो यहाँ पर आता है ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ब्रोमोफिनॉल ब्लू होता है, और आता है जाइलिन साइनोल। ठीक है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू और एक आता है जाइलिन साइनोल, जाइलिन साइनोल और एक ऑरेंज जी, ऑरेंज जी। ठीक है, ये ट्रैकिंग डाइज है जो यहाँ पे यूज करता है। तो ये ट्रैकिंग डाई हेल्प करती है टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इनका फंक्शन होगा, ये करती है, ये हेल्प करती है, हेल्प टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए ट्रैकिंग डाई का यूज करते हो। तो ट्रैकिंग डाई यहाँ पर ध्यान रखना, ट्रैकिंग डाई यहाँ पे ब्रोमोफिनॉल ब्लू, जाइलिन साइनोल और ऑरेंज जी, ये यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया है सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट यहाँ पर क्या था, डीएनए लोडिंग डाई। 3 फंक्शन यहाँ पर देखे कि ये सर्व करता है, इसके कंपोनेंट देखे ग्लिसरॉल होगा, EDTA और ट्रैकिंग डाई। अब इसे नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा डीएनए स्टेनिंग। नेक्स्ट होगा थर्ड, यहाँ पर आता है डीएनए स्टेनिंग डाइस। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए स्टेनिंग डाइस, जैसे लोडिंग डाई। अब जो लोडिंग डाई है इसको यूज किया, लोडिंग डाई को यूज किया था किस लिए? यहाँ पे सैंपल के लोडिंग के टाइम पर हम लोडिंग डाई का यूज करते हैं। फिर आता है डीएनए स्टेनिंग डाई, ये यहाँ पर यूज किया जाता है टू स्टेन द डीएनए। ठीक है, डीएनए स्टेनिंग डाई यहाँ पर क्या यूज की जाती है? ये यूज की जाती है यूज्ड टू स्टेन डीएनए। ठीक है, डीएनए को स्टेन करने के लिए यहाँ पर क्या है, डीएनए स्टेनिंग डाई को यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे डीएनए स्टेनिंग डाई है, दे यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, दे यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस आइदर ड्यूरिंग, देखो अब डीएनए स्टेनिंग डाई को कब यूज करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पर यूज किया जाता है। अब इसे यूज किया जाता है आइदर ड्यूरिंग। अब इसमें हमारे पास क्या आता है, तीन जगह पर हम इसको यूज करते हैं कि कैसे, मतलब 3 जगह में से कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आता है, एक तो जैसे यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर यूज करते हैं ड्यूरिंग, यूज कर सकते हैं प्री लोडिंग, प्री लोडिंग के टाइम पर,
एक आता है प्री कास्टिंग और एक होता है पोस्ट स्टेनिंग। ठीक है, तो जो डाई है इसको तीन लोकेशन पर मतलब तीन ड्यूरिंग किसी भी प्रोसेस के टाइम पर यूज कर सकते हैं, प्री लोडिंग, प्री कास्टिंग एंड प्री पोस्ट स्टेनिंग। अब देखो प्री लोडिंग का मतलब क्या है। प्री लोडिंग का मतलब होता है कि जैसे हम जब डीएनए की लोडिंग कर रहे हैं, लोडिंग करने से पहले लोडिंग डाई का यूज कर रहे हैं ना, तो लोडिंग डाई के साथ यहाँ पे मिक्स कर दो इथिडियम ब्रोमाइड को। ठीक है, तीन तरीके से कर सकते हैं। देखो प्री लोडिंग, प्री कास्टिंग और पोस्ट स्टेनिंग का मतलब क्या है। प्री लोडिंग का मतलब है डीएनए सैंपल की लोडिंग से पहले ही डाई का यूज कर लो। ठीक है, स्टेनिंग डाई का लोडिंग से पहले यूज कर लो। कैसे यहाँ पर करेंगे, लोडिंग से पहले कैसे होगा कि जैसे जो हमारे लोडिंग डाई है, जब हम यहाँ पे सैंपल लोड करने वाले उससे पहले ही लोडिंग डाई में मिक्स कर दो यहाँ पे क्या, इथिडियम ब्रोमाइड को। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जैसे आपने लोडिंग डाई में लोडिंग डाई के साथ आपने यूज कर दिया स्टेनिंग, स्टेनिंग को यहाँ पर यूज कर दिया, तो अब हमारा जो डीएनए वो क्या हो जाएगा, स्टेन हो जाएगा। तो इसको प्री लोडिंग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो प्री लोडिंग में यहाँ पर आ जाएगा कि आपने क्या किया, यहाँ पे लोडिंग डाई में यूज कर दिया। सेकेंड है प्री कास्टिंग। प्री कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग का मतलब होता है जब हम अपना जल पोर करते हैं, अपने जल ट्रे में पोर करते हैं ना, तो उसे कास्टिंग बोला जाता है। अब है प्री कास्टिंग। प्री कास्टिंग का मतलब है अब आप स्टेनिंग डाई को ऐड कर दो इन दी जल, कि जब जल प्रिपरेशन हो रही है ना, तो जल प्रिपरेशन के टाइम पे क्या करो, उसमें डाई को ऐड कर दो। ठीक है, तो एक ये बन जाता है प्री कास्टिंग। ठीक है, तो आपको जो जल होगा, जल में ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगी, स्टेन प्रेजेंट होगी, तो सो दैट अब यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए अब स्टेन को ले लेंगे कहाँ से, अपने जल से ही ले लेंगे। ठीक है, एक तो प्रीकास्टिंग हुआ। थर्ड यहाँ पर क्या है कि आपने पूरा का पूरा सैंपल रन कर दिया, अब जो आपका जल हुआ, अब उस जल की स्टेनिंग कर दो। अब उस जल को क्या करो, स्टेनिंग सॉल्यूशन में ऐड कर दो, उसको पूरा मतलब मिक्स कर दो वहां पे, तो जल को स्टेन कर दो। ये पोस्ट स्टेनिंग होता है कि जब आपने पूरा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आपने पूरी इलेक्ट्रोफोर्सेस पे रन कर दिया, तो उसके बाद आप जल की स्टेनिंग करते हो। ठीक है, तो तीन मेथड यहाँ पर आते हैं। प्रीलोडिंग होगा, एक यहाँ पे प्रीकास्टिंग होता है, और एक बनता है पोस्ट स्टेनिंग। तो जो प्रीलोडिंग यहाँ पर होगा, प्रीलोडिंग मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो स्टेन है इसमें होगा बाय एडिंग स्टेन इन लोडिंग बफर। ठीक है, लोडिंग बफर में ही क्या कर दो, स्टेन को ऐड कर दो। तो बिफोर रनिंग द जेल, तो यहाँ पर क्या है, डीएनए स्टेन की एडिशन यहाँ पर हो जाती है। अब प्रीकास्टिंग है, प्रीकास्टिंग में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा बाय एडिंग जेल, बाय एडिंग स्टेन, स्टेन इन जेल। तो जेल में जल की जब मेल्टिंग करते हैं, मेल्ट करने के बाद फिर वहां पर क्या करो, यहाँ पे स्टेन को यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर जो प्रीकास्टिंग है ये तो हो जाएगा कि यहाँ पर जल में ही यहाँ पर क्या कर दिया, स्टेन को ऐड कर दिया। अब ऐसे जो ये यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोफोरेस पोस्ट स्टेनिंग जो यहाँ पर होगा, इसमें इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें किया जाता है बाय सोकिंग जेल इनटू स्टेन सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो स्टेन यहाँ पर होगा, स्टेन सॉल्यूशन जो यहाँ पर होगा, उसमें क्या कर दो, सोक कर दो। ठीक है, तो ये तीन तरीके होते हैं जिस तरीके से स्टेनिंग डाई का यूज करते हैं, प्रीलोडिंग, प्रीकास्टिंग एंड पोस्ट स्टेनिंग। अब इसमें जो कॉमनली जो डाई यहाँ पे यूज करते हैं, इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर डाई यूज की जाती है स्टेनिंग में। एग्जांपल में कॉमन एग्जांपल यहाँ पर आता है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड होगा। इथिडियम ब्रोमाइड जिसे ETBr भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये होगा इथिडियम ब्रोमाइड ETBr। मोस्ट कॉमन डाई यूज की जाती है ETBr। ठीक है, अब ये जो ETBr है इसको जनरली यूज किया जाता है ड्यूरिंग प्रीकास्टिंग। प्रीकास्टिंग के टाइम पर मतलब जल के साथ ही मिक्स कर देते हैं, और या फिर इसको यूज किया जाता है पोस्ट स्टेनिंग। पोस्ट स्टेनिंग के टाइम पर क्या करता है, मतलब जल को सोक करते हैं इनटू ETBr। अब जो ETBr है ना, ETBr एक पोटेंट म्यूटाजन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहना होता है। तो जो ETBr है ये क्या है, एक पोटेंट म्यूटाजन है। ठीक है, पोटेंट म्यूटाजन है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहता है। तो इसके लिए कुछ अदर डाइज भी हैं इसके अलावा। वैसे तो ETBr यूज की जाती है, बट इसके अलावा कुछ अदर
स्टेनिंग डाइज हैं जो यूज करते हैं, और जो अदर स्टेनिंग डाइज यहाँ पर होती हैं वो यहाँ पर यूज की जाती है साइबर फैमिली। साइबर फैमिली ऑफ डाई है जो यहाँ पर यूज किया जाता है। साइबर फैमिली ऑफ डाई में जैसे यहाँ पर एग्जांपल आता है साइबर ग्रीन, साइबर ग्रीन 1 आता है, और एक यहाँ पर आता है साइबर गोल्ड। ठीक है, इनको यहाँ पर यूज करते हैं, ये जो अदर डाइज यहाँ पर होती हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि यहाँ पर मतलब जो एटीबीआर का जो रिस्क होता है, पोटेंट म्यूटेजन होता है, तो इसका रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है। एटीबीआर को देखा जाता है, ये यूवी फ्लोरेसेंस होती है, तो ये यूवी चैम्बर में जैसे भी बताते हैं ना, ट्रांसइल्यूमिनेटर होगा, यूवी होगा, तो एटीबीआर जनरली होता है जो यूवी फ्लोरेसेंस मतलब शो करते हैं, यूवी की प्रेजेंस में वो फ्लोरेसेंस शो करती है, तो एटीबीआर यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आता है, ये होगा थर्ड कंपोनेंट यहाँ पर आता है, थर्ड है स्टेनिंग डाई। अब ऐसे फोर्थ एंड लास्ट जो यहाँ पर होगा, फोर्थ केमिकल कंपोनेंट, फोर्थ केमिकल कंपोनेंट जो यहाँ पर है जो यूज किया जाता है, फोर्थ केमिकल कंपोनेंट इज द डीएनए लेडर। ठीक है, फोर्थ यहाँ पर आता है डीएनए लेडर। अब देखो जो डीएनए लेडर है, ठीक है, अब ये जो डीएनए लेडर होता है, अब ये क्या होता है डीएनए लेडर? डीएनए लेडर हमारे पास होता है, डीएनए लेडर इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ डीएनए। ये क्या है? ये अलग अलग साइज का जो डीएनए होता है उनका सॉल्यूशन होता है डीएनए लेडर। ठीक है, तो मतलब एक लेडर डीएनए का सॉल्यूशन है बेसिकली। तो लेडर जैसे ऐसे समझो, जैसे लेडर होता है ना, लेडर में स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसे यहाँ पर डिफरेंट साइजेस के डीएनए होते हैं। जैसे एक स्मॉल साइज का डीएनए, फिर स्मॉल से लेके हायर तक ना, यहाँ पर जो होता है लेडर प्रिपेयर किए जाते हैं। अब ये जो लेडर यहाँ पर होता है, ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द estimation of size of unknown DNA sample। तो जो डीएनए लेडर है, इसका यूज क्या है? इसका यूज ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है टू एस्टिमेट द साइज ऑफ अननोन डीएनए सैंपल। तो जैसे जब इलेक्ट्रोफोर्सिस होता है, मोबिलिटी के बेसिस पर डिफरेंट साइजेस के जो डीएनए है वो सेपरेट होते हैं, तो हर एक डीएनए मॉलिक्यूल का साइज को डिटरमाइन करने के लिए लेडर ऐड किया जाता है। तो लेडर में हम देखते हैं कि जो हमारा बैंड है वो जिस कोरोस्पोंडिंग मतलब जो भी बैंड के कोरोस्पोंडिंग आता है, तो उतना उसका मॉलिक्यूलर साइज यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो लेडर हमें हेल्प करता है टू एस्टिमेट द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ डीएनए। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, जो एज इंस्ट्रूमेंटेशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा है, जो इलेक्ट्रोफोर्सेस यहाँ पर है, एग्रोजो इलेक्ट्रोफोर्सेस, इसमें हमने प्रिंसिपल देखा। प्रिंसिपल क्या क्या आता है, फैक्टर्स हमने देखे हैं, जेल की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे देखा, फिर हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन की बात की। इंस्ट्रूमेंटेशन में फिजिकल अपरेटस बताया, फिजिकल अपरेटस कौन कौन सा यूज होता है। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर केमिकल कंपोनेंट्स किए हैं कि कौन कौन से टाइप के केमिकल कंपोनेंट। केमिकल कंपोनेंट में आपको जनरली ध्यान रखना है बफर के बारे में। बफर आता है, बफर कौन सा यहाँ पर है, टीएई टीबीई बफर होगा। कौन सा बफर आ जाएगा, टीएई टीबीई। तो कौन सा साइज का बफर, मतलब टीई बफर को किस लिए यूज किया जाता है, लार्जर फ्रेगमेंट्स के लिए। टीबीई को यूज किया जाता है स्मॉलर फ्रेगमेंट के लिए। टीएई क्या है, टीएई को एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए भी यूज करते हैं। ये किया। फिर सेकंड क्या बताया, सेकंड बताया डीएनए लोडिंग डाई। लोडिंग डाई का बताया, लोडिंग डाई में क्या होता है कि इसका 3 पर्पसेस को सर्व करता है। एक तो कैसे, डीएनए सैंपल की विजुअलाइजेशन के लिए कि हमारे डीएनए सैंपल वेल में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा। ठीक है, सेकंड यहाँ पर क्या होगा कि डीएनए सैंपल सिंक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, सॉरी, तो इसके डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए करता है। डेंसिटी इंक्रीज होगा तो सैंपल सिंक होगा, वेल में जाएगा। तो और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, प्रोग्रेस देखने के लिए कि हमारा जो जेल है कितना यहाँ पर रन किया है या फिर डीएनए कितना यहाँ पर कहाँ तक रन किया है, प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। ये हुआ। कंपोनेंट्स बताओ जल्दी से, कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोगों ने किए हैं लोडिंग डाई में। कंपोनेंट ग्लिसरॉल, ईडीटीए, ट्रैकिंग डाई। ग्लिसरॉल का फंक्शन डेंसिटी इंक्रीज करना, ईडीटीए न्यूक्लियस को इनएक्टिव करना, ट्रैकिंग डाई कौन कौन सी किया, ब्रोमोफिनोल ब्लू, और हमने कौन सा किया, और हमने किया है जाइलिन साइनोल। जाइलिन साइनोल है, और क्या क्या इसी के साथ ऑरेंज जी, इनका फंक्शन क्या है, प्रोग्रेस को चेक करना। ये हुआ। फिर नेक्स्ट क्या, डीएनए स्टेनिंग। स्टेनिंग वाला क्या ना, स्टेनिंग वाले में यहाँ पर क्या बताया, डीएनए स्टेनिंग का क्या पर्पस होता है,
ये देखना कि डीएनए बैंड्स विजुअलाइज हो जाए, ठीक है। तो डीएनए की स्टेनिंग की जाती है, तो ये डीएनए की स्टेनिंग मतलब डीएनए स्टेनिंग डाई को अप्लाई 3 तरीके से मतलब 3 प्रोसेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। प्री कास्टिंग हो सकता है, प्री कास्टिंग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर प्री कास्टिंग होगा, प्री लोडिंग होगा, लोडिंग से पहले कर दो, कास्टिंग से पहले कर दो, और पोस्ट स्टेनिंग तो या तो क्या करो, जो लोडिंग डाई है उसे में मिक्स कर दो, ठीक है, तो वो हमारा प्री कास्टिंग हो जाएगा। या फिर क्या करो, यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो जल है जल में ऐड कर दो, तो ये प्री कास्टिंग हो जाएगा। कास्ट करने से पहले ही जल में ऐड कर दिया। पोस्ट ट्रेनिंग जब हमारा डीएनए पूरा बन जाएगा, सब हो जाएगा, डीएनए बन नहीं जाएगा, जल हमारा जब रन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जल है, जल को सोक कर दो इन द सॉल्यूशन ऑफ स्टेन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, 3 मेथड होता है। कौन सी डाई यूज करते हैं, ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड होता है। और यहाँ पर ये नहीं है तो इसके अलावा साइबर फैमिली की, साइबर फैमिली में साइबर गोल्डन, यहाँ पर साइबर गोल्डन, साइबर ग्रीन 1 यहाँ पर यूज करता है, ठीक है। ये हुआ। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट यहाँ पर क्या आता है, डीएनए लोडर आता है। लोडर का क्या पर्पस है, लोडर का पर्पस होगा कि ये क्या करता है, साइज को एस्टिमेट करने में रोल प्ले करता है। तो ये मिक्सचर होता है डिफरेंट साइज ऑफ डीएनए का, ठीक है। तो क्लियर है ना सबको। तो हमने यहाँ पर जो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है, इसका अभी हमने यहाँ पर ये यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोफोर्सेस यहाँ पर है, इसमें हमने यहाँ पर प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिया है, प्रिंसिपल कंप्लीट किया है हमने। फिर उसके बाद फैक्टर्स कंप्लीट किए हैं, फिर हमने जल कॉन्सेंट्रेशन है ये कंप्लीट किया है, और फिर हमने इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्लीट की है, ठीक है। ये कंप्लीट किया है इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट है। तो इतना यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो अब हमारा यहाँ पर आता है ना, नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पर प्रोसीजर होगा। हम प्रोसीजर देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, और फिर आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो प्रोसीजर के बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना पार्ट है जो डिस्कस कर लिया है। अभी हम जो एग्रोस्टल इलेक्ट्रोफोर्सिस है, इसका नेक्स्ट क्लास में अब हम प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशंस यहाँ पे देखेंगे, और फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ये अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।